हेलो एवरीवन, रघु जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। यह हमारा हिंदी का 8वां प्रैक्टिस सेट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमें क्या चूज करना है? हमें चूज करना है कि इनमें से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा है धनुष। तो धनुष धनुष मतलब आपका असुर ही होता है, तो असुर का पर्यायवाची शब्द आपका धनुष है। दानव भी आपका असुर ही होता है, तो इसका भी यह क्या है, पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी में हमारा है मनुजाद। तो मनुजाद भी आपका असुर का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन डी में है अमर। अमर मीन्स होता है अविनाशी, न मरने वाला, तो ये आपका असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। इसमें हमें चूज करना था कि इनमें से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यह आपका अमर पर्यायवाची शब्द नहीं है, और असुर का आपको 3 पर्यायवाची शब्द यहाँ पे मिल गया कि असुर का पर्यायवाची शब्द आपका हो गया धनुष, हो गया दानव, हो गया मनुजाद, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है चक्षु। चक्षु मतलब क्या होता है? आंख ही होता है। ऑप्शन बी है दृग। तो दृग भी आपका आंख का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन सी में है राजीव। तो राजीव का अर्थ आपका होता है कमल, जो आपका आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी में है लोचन। तो लोचन भी आपका आंख का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसको बुढ़ापा न आए उसे क्या कहते हैं। जिसको बुढ़ापा न आए उसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम अजर कहते हैं। क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अजर का आपका अर्थ होता है जो बुढ़ा न हो, उसी को हम क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। तो जिसको बुढ़ापा न आए उसे क्या कहेंगे? अजर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौ 12 होना। पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। हमें बताना है कि पौ 12 होना इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो पौ 12 होना इसका अर्थ होता है बहुत लाभ होना। क्या होता है? बहुत लाभ होना। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। पौ 12 होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पद में द्विगु समास है। निम्नलिखित में से किस पद में द्विगु समास है? तो द्विगु समास किसे कहते हैं? तो हमने आपको बताया है द्विगु समास किसे कहते हैं। तो जिस शब्द का पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, इसमें आपका जो फर्स्ट पद होता है, पहला पद होगा वह क्या होगा? संख्यावाचक होगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे? आपका द्विगु समास कहेंगे। आप याद रखेंगे, पहला पद आपका संख्या देखना चाहिए। ऑप्शन ए देखिए, पंचवटी दिया है, तो पंचवटी क्या होता है? 5 वृक्षों का समूह। तो यहाँ पे आपका संख्या मिल गया पंच। पंच मीन्स क्या होता है? 5 होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। जैसे देखिए, और भी हम एग्जाम्पल देखते हैं द्विगु समास का। जैसे त्रिफला हो गया, तो त्रि मतलब 3 होता है। दोपहर हो गया, 2 मीन्स क्या होता है? 2 होता है। उसके बाद शताब्दी हो गया, शताब्दी मतलब 100 होता है। उसके बाद पंचतंत्र हो गया, पंच मीन्स 5 होता है। तो जहाँ भी आपको प्रथम पद में क्या मिले, संख्या मिल जाए, वह आपका द्विगु समास होगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास शब्द का अर्थ होता है। तो समास शब्द इसका क्या अर्थ होता है? तो समास का अर्थ आपका होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। समास क्या होता है? समास आपका पदों का मेल होता है। समास क्या होता है? पदों का मेल होता है। जैसे पीला है अंबर, जिसका अर्थात पीताम्बर। इस तरह क्या होता है? समास आपका पदों का मेल होता है। और यहीं पे हम संधि का भी बात कर लेते हैं। आपके एग्जाम में संधि और समास भी अंतर भी पूछता है। तो संधि क्या होता है? संधि आपका वर्णों का मेल होता है, और समास आपका पदों का मेल होता है। ध्यान रखेंगे, संधि पूछे तो संधि आपका वर्णों का मेल है, और समास क्या है? तो समास आपका पदों का मेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नीलकमल में कौन समास है। नीलकमल में कौन सा समास है? तो ध्यान देंगे, नीलकमल अर्थात नीला है कमल जो। नीलकमल अर्थात नीला है कमल जो। नीला है कमल जो।
तो आप याद रखेंगे, हमने इस पे भी आपको क्वेश्चन कराया है कि नीलकमल, नीला है कमल जो। इसी तरह अगर आपका यहाँ पे दिया रहे महात्मा, महान है जो आत्मा, कमल नयन, कमल के समान नयन, इस तरह का आपका जो शब्द होता है वह आपका कर्मधारय होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। देखिए कर्मधारय का हम डेफिनेशन भी आपको बताते हैं कि कर्मधारय कहते किसे हैं, तो जिस तत्पुरुष समास वाले शब्द के पहले और दूसरे खंड में विशेष विशेषण या उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। लेकिन डेफिनेशन आपको याद नहीं रखना है। अगर आप डेफिनेशन से करेंगे तो आप पहचान ही नहीं सकते हैं कि किसको हम कर्मधारय समास कहेंगे। तो आप इस तरह याद रखें कि जैसे नील कमल हो गया तो इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या है आपका, इसका अर्थ होता है नीला है कमल जो। उसी तरह हमने कहा जैसे महात्मा तो महान है जो आत्मा, उसके बाद कमल नयन, कमल के समान नयन। तो इस तरह का जो शब्द होता है वो आपका कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति वे कौन समास है। यथाशक्ति, तो देखिए यथा मीन्स क्या होता है, यथा मीन्स हो गया यथाशक्ति, जितनी आपकी क्या हो शक्ति हो। तो इस तरह का जो शब्द होता है यथाशक्ति हो गया। प्रतिदिन, बेकाम, भरपेट, बेलगाम, अर्थात इसमें होता क्या है, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। शक्ति तो है लेकिन यथाशक्ति, जितनी आपकी शक्ति हो, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है और ये आपका अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, इसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए इससे भी ध्यान से समझिएगा कि अव्ययी भाव समास को आप कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान देंगे, अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। अर्थात इसमें जो आपका प्रथम पद होता है वह आप देखेंगे कि यथाशक्ति, इस पे खर्च से रिलेटेड नहीं होता है। इसका स्पष्ट आपका संस्कृत में बात करें तो संस्कृत में अव्यय को कहते हैं न व्यय इति अव्यय, अर्थात जिसमें खर्च न हो वही आपका क्या होता है, अव्यय होता है। तो जिसमें खर्च न हो वह क्या होगा, आपका अव्ययी भाव समास। जैसे यथाशक्ति हो गया, प्रतिदिन हो गया, बेलगाम हो गया, भरपेट हो गया, ये सभी क्या होते हैं, आपका अव्ययी भाव समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नीरस का सही संधि विच्छेद क्या है। हमें क्या बताना है, नीरस का सही संधि विच्छेद बताना है। तो ध्यान देंगे, नीरस का आपका संधि विच्छेद होता है निह जोड़ रस। क्या होता है, निह जोड़ रस होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए को भी कर देंगे क्योंकि इसमें तो दीर्घिकार है तो बच्चे दे देंगे आंसर, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। क्या होता है, निह जोड़ रस होता है। और इसमें हम बात करें संधि की कि नीरस में कौन सा संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। तो हमने आपको बताया है कि कहीं भी आपको विसर्ग दिख जाए तो वह कौन सा संधि होगा, विसर्ग संधि होगा। तो नीरस कौन सा संधि है, नीरस आपका विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ, जगन्नाथ शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इसमें भी हमें क्या बताना है, जगन्नाथ का आपका संधि विच्छेद बताना है। तो जगन्नाथ का आपका संधि विच्छेद होता है जगत प्लस नाथ। क्या होता है, जगत प्लस नाथ होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगर जगन्नाथ में हम संधि की बात करेगी, इसमें कौन सा संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। तो ध्यान देंगे जगत, तो इसमें आधा त है, त प्लस आ इधर क्या है, न है, त प्लस न। तो आप जानते हैं कि आ को छोड़कर बाकी सब क्या होता है, व्यंजन होता है। त आपका व्यंजन वर्ण है, न भी क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, आपका व्यंजन संधि कहते हैं। तो जगन्नाथ में क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। दो आपको व्यंजन मिल जाए, एक व्यंजन एक स्वर मिले तो वह क्या होता है, आपका व्यंजन संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिससे किसी वस्तु की जुदाई का बोध हो वह कौन कारक होगा। जिससे किसी वस्तु की जुदाई का बोध हो वह कौन सा कारक होता है, तो वह आपका अपादान कारक होता है। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, अपादान कारक का चिन्ह आपका होता है से, अपादान से। तो जिससे किसी वस्तु की जुदाई का बोध होता है वह आपका अपादान कारक होगा। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, जैसे आपका है पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। तो देखिए यहाँ पे जुदाई हो रहा है, पेड़ से पत्ते का जुदाई हो रहा है, तो क्या है यहाँ पे, यहाँ पे आपका अपादान कारक आया है। अपादान कारक क्या होता है, से होता है। तो जिससे किसी वस्तु की जुदाई का बोध होगा वो आपका क्या होगा, अपादान कारक होगा। तो इस तरह आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, तो एक बार आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप डेली इस सेशन को कंप्लीट करते हैं तो
आपका बीएड हो गया या डीएलएड हो गया, इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इस सीरीज से आपका बाहर पूछे जाए। सभी क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको हमने कवर नहीं कर रहा है। हमने आपको सभी कॉन्सेप्ट को हम कवर कर रहे हैं, और साथ ही इसका एग्जाम्पल और बहुत सारे हम कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं, और कॉन्सेप्ट को ईजी वे में हम समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नीरव। नीरव शब्द में कौन सा संधि है? नीरव शब्द में कौन सा संधि है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नीरव का आपका संधि विच्छेद करेंगे। तो नीरव का संधि विच्छेद करेंगे तो निह जोड़ रव क्या होता है? निह जोड़ रव होता है। तो अभी पीछे हमने आपको बताया है कि जहां भी आपको विसर्ग दिख जाए वह कौन सा संधि होगा? वह आपका विसर्ग संधि होता है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्नति शब्द में कौन सा संधि है? उन्नति शब्द में कौन सा संधि है? तो उन्नति का संधि विच्छेद हम करें तो क्या होगा? उन्नति का उत जोड़ नति क्या होता है? उन्नति का उत जोड़ नति होता है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए त आधा त है, त प्लस उसके बाद क्या है? न। तो ये अभी त भी व्यंजन है और न भी व्यंजन है, तो कौन सा संधि होगा? आप खुद इसका आंसर दे सकते हैं। आपका यह हो जाएगा व्यंजन संधि। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ध्यान रखेंगे, दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको व्यंजन संधि, एक स्वर एक व्यंजन होगा तभी आपका क्या होगा? व्यंजन संधि ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय के बारे में भी हमने आपको बताया है। प्रत्यय आपका किसी शब्द के बाद में लगता है। प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है और उसके अर्थ को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। अब देखिए वैज्ञानिक है, आप खुद इसका आंसर दे सकते हैं कि कौन सा प्रत्यय है। हमने आपको बताया प्रोनाउंसिएशन पर आपको ध्यान देना है। आप मेरे साथ बोलिए वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, नीक, नीक। तो क्या आ रहा है लास्ट में? ईक आ रहा है। क्या आ रहा है इसमें? ईक। अब वैज्ञानिक कहते हैं तो वैज्ञानिक, नीक, तो ईक लास्ट में आ रहा है। तो कौन सा प्रत्यय होगा? ईक प्रत्यय होगा। तो आप प्रोनाउंसिएशन से ही आप पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा आपका प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से आलू प्रत्यय किसमें है? निम्नलिखित में से आलू प्रत्यय, अब इस प्रत्यय दे दिया है, अब हमें बताना है कि किस शब्द में आपका आलू प्रत्यय होगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपका झगड़ालू शब्द में क्या होगा? आलू प्रत्यय होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। झगड़ालू, झगड़ालू, तो क्या होगा? आलू प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में वचन के कितने भेद हैं? हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। कौन कौन होते हैं? तो एक आपका होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन किससे कहते हैं? जिससे एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो, तो उसको हम एक वचन कहते हैं। और बहुवचन किसे कहते हैं? जिससे एक से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो, उसको हम बहुवचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वाच्य के कितने भेद हैं? अब हमें क्या बताना है? वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य, वाच्य के आपका तीन भेद होता है। कितना भेद होता है? तीन भेद होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। कौन कौन होते हैं? तो एक आपका होता है कर्तरीवाच्य। क्या होता है? एक आपका होता है कर्तरीवाच्य, दूसरा आपका क्या होता है? कर्मवाच्य होता है, और तीसरा क्या होता है? तीसरा आपका भाववाच्य होता है। तो कर्तरीवाच्य से आप समझते हैं जहाँ पे आपका कर्ता का प्रधानता हो, जहाँ पे कर्ता का प्रधानता हो उसको हम क्या कहते हैं? कर्तरीवाच्य। जैसे राधा नाचती है तो कर्ता यहाँ पे नाचने का काम कर रहा है। जैसे राधा, राधा क्या है? राधा कर्ता है, तो कर्ता यहाँ पे नाचने का काम कर रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं? कर्तरीवाच्य। तो उसके बाद दो नंबर है कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य का एग्जाम्पल क्या होगा? तो कर्मवाच्य अर्थात जिसमें कर्म की प्रधानता हो। जैसे रेखा द्वारा रोटी खाया जाता है, यहाँ पे क्या है? कर्म की प्रधानता है, रेखा द्वारा रोटी खाया जाता है, यह वॉइस वाला सेंटेंस है। उसके बाद तीसरा हमारा है भाववाच्य। तो भाववाच्य क्या होता है? जिसमें भाव की प्रधानता हो। जैसे राजू से चला भी नहीं जाता, यहाँ पे भाव है कि उससे चला भी नहीं जाता है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब एग्जाम्पल भी इसमें से पूछते तो आप आसानी से इसे पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोहन किताब पढ़ता है। मोहन किताब पढ़ता है, यहाँ पढ़ना कौन सी क्रिया है? तो मोहन पढ़ता है केवल रहता मोहन पढ़ता है तो क्या हो जाता? यहाँ पे कर्म अगर किताब नहीं रहता, केवल रहता मोहन पढ़ता है, तो वह आपका हो जाता अकर्मक क्रिया। लेकिन यहाँ पे दिया है मोहन किताब पढ़ता है, तो पढ़ना
पढ़ता तो है लेकिन क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। तो क्या हो जाएगा पढ़ना, पढ़ना यहाँ पे आपका सकर्मक क्रिया होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो जिसमें कर्म रहे, सकर्म। क्या है, सकर्म मतलब कर्म के साथ, जिसमें कर्म, जैसे हम कोई काम करते हैं तो काम दिया रहेगा कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं जाता तो हूँ, कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। तो स्कूल दिया है, इसलिए यह सेंटेंस आपका सकर्मक क्रिया यहाँ पे होगा कि जाना। अगर वहीं रहता कि मैं जाता हूँ तो जाना क्या हो जाता, यहाँ पे हो जाता आपका अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म न हो। उसके बाद होता है ऑप्शन सी द्विकर्मक, तो जिसमें दो कर्म हो उसको क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यह दृश्य अति सुंदर है। यह दृश्य अति सुंदर है, इस वाक्य में अति वाक्य है। अति क्या है, यह दृश्य अति सुंदर है, इस वाक्य में अति क्या है यह हमें बताना है। तो ध्यान देंगे, यह दृश्य अति सुंदर है, तो सुंदर है, तो सुंदर यहाँ पे तो आपका दिया है। उसके बाद क्या दिया है कि यह दृश्य अति सुंदर है, तो सुंदर आपका विशेषण हो गया, क्या हुआ, विशेषण हुआ। लेकिन इसका भी विशेषता यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुंदर तो है लेकिन कैसा सुंदर है, अति सुंदर है, अर्थात बहुत सुंदर है। तो विशेषण की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है और वही हमसे पूछा गया है कि अति क्या है। तो अति यहाँ पे आपका प्रविशेषण हो जाएगा, क्या होगा, प्रविशेषण होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। समझेंगे कि प्रविशेषण कहते किसे हैं, तो जिस शब्द से विशेषण की विशेषता बताई जाती है वह शब्द जो आपका विशेषण की विशेषता को बताता है उसको प्रविशेषण। जैसे यह दृश्य सुंदर है, तो यहाँ पे सुंदर क्या होगा, विशेषण। लेकिन यहाँ पे दिया गया कि यह दृश्य अति सुंदर है, तो अति सुंदर, तो सुंदर का विशेषता आपका बता रहा है अति, इसलिए यहाँ पे अति क्या होगा, अति आपका प्रविशेषण होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण गुणवाचक है। इनमें से कौन सा विशेषण आपका गुणवाचक है। तो गुण मतलब क्या होता है, क्वालिटी बताना। तो 8 तो आपका क्वालिटी नहीं बता रहा है, बहुत भी नहीं, यह भी नहीं, यहाँ पे सुंदर होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। सुंदर क्या बता रहा है, किसी भी चीज़ को कि हाँ वह सुंदर है, जैसे वह लड़की सुंदर है। तो यहाँ पे विशेषता बताया जा रहा है, तो विशेषण हमें बताना है। तो गुण बताया जा रहा है कि वह लड़की तो है लेकिन सुंदर लड़की है, ये आपका गुणवाचक विशेषण होगा। तो इस तरह हमने बिहार बीएड डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। साथ ही हमने एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड पूरे आपको कॉन्सेप्ट को भी देखा है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।